नरेंद्र मोदी का वही चिरपरिचित अंदाज, उसी तरीके से जोरदार भाषण दिया हैदराबाद में भी नरेंद्र मोदी ने। और आखिर में जिस अंदाज में उन्होंने यस वीकेंड का नारा बुलंद किया वो थोड़ा सा खास है और अलग हटकर है उनके पहले के भाषणों से। तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। स्टूडियो में हमारे साथ प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। शक्ति सिंह गोहिल कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। अली अनवर, आप जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत है। लेकिन पहला सवाल प्रदीप सिंह जी आपसे है। मैं राजनेताओं का रुख करूं उससे पहले आपसे समझना चाहूंगा, आपने कैसे देखा मोदी के आज के इस भाषण को? देखिए, नरेंद्र मोदी पिछले कई महीनों से, खास तौर से जब से उनको बीजेपी की नेशनल कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया है, एक सपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं जी। खास तौर से भारत के युवाओं की। इस समय जो देश में आबादी है, जो मतदाता हैं, उनका 65% 35 वर्ष से या उससे कम के लोगों का है। तो उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। उनको मालूम है कि जिनकी धारणाएं पुष्ट हो चुकी हैं, जो बीजेपी के साथ कभी नहीं रहे, उनको बीजेपी से आज जोड़ना या उसकी कोशिश करना वो बहुत ही दुरूह कार्य है, जो लगभग असंभव सा है। तो उनको जोड़ा जाए जो अभी तक किसी राजनीतिक दल से उस तरह से जुड़े नहीं हैं। तो उनको एक वो सपना बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी नजर में उनको सत्ता मिली, उनकी पार्टी को सत्ता मिली तो वो क्या करना चाहते हैं, वो किस तरह से मौजूदा सरकार से अलग कुछ कर सकते हैं, ये वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये उन युवाओं पर निर्भर है कि उनको इस सपने पर यकीन आता है, मतलब उनको इस सपने की तामीर पर यकीन आता है या नहीं आता है। मतलब प्रदीप जी, आप ये कह रहे हैं कि उनका खास तौर पर फोकस जो है वो युवाओं पर रहा। मैं अन्य पहलुओं पर भी आपसे बात करूंगा, लेकिन अब सुधांशु मित्तल साहब का रुख कर लेते हैं, बीजेपी के नेता हैं। सुधांशु मित्तल जी, बहुत ही जोरदार तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया, जो कि उनकी खास शैली भी है। लेकिन आखिर क्यों यह माना जाए कि तमाम लोगों ने जो तालियां वहां पर बजाई या जिस तरह की भीड़ देखने को मिली, उसको वो वोट में भी कन्वर्ट कर पाएंगे? क्योंकि जनाधार बहुत कमजोर है आपका साउथ इंडिया में। एक जगह जो दक्षिण का द्वार खुला था कर्नाटक में, वो भी बंद हो चुका है। पहले तो मैं जो प्रदीप भाई ने कहा ना कि नरेंद्र मोदी युवाओं को एक स्वप्न बेचने की कोशिश कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा उसको ठीक करना चाहता हूं जी। प्रदीप जी, नेतृत्व के लिए कहा जाता है कि नेतृत्व देने के लिए आपकी आंख में स्वप्न होना चाहिए और पेट में आग होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी वही दिखा रहे हैं, लेकिन सपनों का सौदागर तो नहीं होना चाहिए और पेट में आग है। एक सेकंड, बाकियों की तो आंख में चश्मे लगे हुए हैं और आग तो छोड़िए, अंतड़ियां ही बाहर निकली हुई हैं। तो आज ये देश में एक स्वप्न जो देख रहा है देश सुशासन का, वो इसलिए दे रहा है क्योंकि उनको लगता है एक उम्मीद की किरण जागी हुई है देश के अंदर। अच्छा। कांग्रेस और उनके दुशासन से अब भाजपा उनको जो है निजात दिलाएगी और देश में एक बार सुशासन आएगा जहां पे की सारी समस्याओं जो हैं उसका कई समाधान निकलेगा। तो जहां तक लोगों का सवाल है, और यह है, इस तरह की स्थिति है। प्रश्न यह है कि क्या आज साउथी हमें देख रहा है या भाजपा की ओर सारा देश देख रहा है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये पहला इलेक्शन मैं देख रहा हूं अपनी उम्र में, जितने साल मेरी राजनीति में हुए हैं जी जी, जहां पे एक सुर में सबको एक चीज तो पहले समझ आई हुई है कि जो आज का शासन है उसने इस देश की दुर्गति कर दी है और जितनी जल्दी इस शासन से मुक्ति पाएंगे तभी हमारी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है सुधांशु जी। और दूसरा, भाजपा जो है आज एक विकल्प की तरह उभर के आई है। ठीक है, ये एक चीज सामने लोगों के दिख रही है जी। ठीक है सुधांशु मित्तल साहब, मैं आता हूं आपके पास, अपनी बात और रखिएगा आप तफसील से। लेकिन शक्ति सिंह गोहिल जी, आपसे समझना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जो भाषण इन दिनों दे रहे हैं और आज भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया, वो सीधे ही कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के अस्तित्व पर भी संकट ना आ जाए मोदी की वजह से? देखिए, पहली बात तो यह है कि जब भी कोई राजनेता माइक्रोफोन पे बोलता है तो एक जिम्मेवारी से बात करनी चाहिए और झूठ नहीं बोलना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री, क्या आप अगर पास्ट भी देख लो, वो इतना झूठ बोलते हैं और इतने विश्वास के साथ, इतने ऊंचे आवाज में, इस ऐसे अंदाज में बोलते हैं कि वो बार बार बोला हुआ झूठ कभी सच, जैसे आज क्या क्या झूठ बोला, बदल नहीं सकती है।
मैं अखिलेश जी आपको याद दिलाऊंगा, मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं आपको याद दिलाता हूं एक नहीं बात। नहीं, शक्ति जी, गुजरात अगर में इस बहुत को सारे बात एग्जाम्पल करें, दे सकते हैं। आज क्या क्या मोदी ने झूठ बोला आपके मुताबिक? बिल्कुल, मैं आपको वही गिनाता हूं। उन्होंने कहा कि युवा साथियों को रोजगार देना है, उनको पूरे पैसे मिलने चाहिए जी। अब गुजरात में फिक्स सैलरी दे रहे हैं और हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने कहा कि एक्सप्लॉयटेशन ऑफ यूथ है, या 2500 रुपये में युवाओं को इस तरह से नहीं एक्सप्लॉइट कर सकते हो। इसके खिलाफ नरेंद्र मोदी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टे लाके बैठी है, मैटर चलने नहीं देते हैं। और गुजरात में मिनिमम वेजेस भी जो मिलना चाहिए वो एक एजुकेटेड यूथ को नहीं मिलता है। उन्होंने कहा कि मैं एजुकेशन के मामले में हमारा युवा धन बाहर जा रहा है, विदेश में लक्ष्मी भी जा रही है, सरस्वती भी जा रही है। क्या हालत है गुजरात में? ठीक है। मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं अखिलेश जी कि इस मुख्यमंत्री के आने के बाद गवर्नमेंट से जो कॉलेजेस बननी चाहिए, उन्होंने वहां पे बिल्कुल बिजनेस टाइप ऑफ एजुकेशन कर दिया है। ठीक है, ठीक है। गुजरात में महाराष्ट्र से, राजस्थान से, बाहर से पढ़ाई करने के लिए लोग आते थे, ठीक है। क्योंकि सरकारी समझ गया मैं। शक्ति जी, आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैं समझ चुका हूं। एजुकेशन सुधांशु जी छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्योंकि अली अनवर साहब भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास में जाऊंगा, लेकिन सुधांशु जी पहले छोटा जवाब दे दीजिए इस पर। देखिए, गुजरात में उन्होंने इतनी अव्यवस्था बना दी है, जैसा कि मेरे भाई कह रहे हैं, तो गुजरात की जनता का देखिए कितना भ्रमित हो जाती है कि 3-3 बार फिर इन्हीं को चुनती है। अरे, गुजरात की जनता का सम्मान करना सीखिए। अगर उन्होंने अपना मत किसी मुख्यमंत्री को उनके विकास के लिए दिया है तो उसको इस तरह ना नकारिए। ये बड़बोलापन जो है आपका, और यही जो आपकी कार्यशैली है, इसी से आज देश जो है रुष्ट। मैं आऊंगा आपके पास शक्ति जी। आज हाँ, चलिए सुधांशु जी, मैं आऊंगा आपके पास। अली अनवर साहब भी बहुत देर से हमारे साथ बैठे हुए हैं। अली अनवर जी, आज एक खास बात का जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात उन्होंने की कि क्यों आखिर इन दिनों इसकी बहुत चर्चा हो रही है। मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, वो लगातार अपने भाषणों में इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा सवाल यह है, अगर वो ये कहते हैं कि हमें अब इन शब्दों की जरूरत क्यों पड़ी है, इंक्लूसिव ग्रोथ की, इसका क्या आप जवाब देना चाहेंगे? देखिए अखिलेश आनंद जी, एक तो ये पहली दफा ऐसा हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो जिंदगी है, जितने दिन की हम लोगों के सामने ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आई है जी, इतना बड़ा पब्लिसिटी का जो जाल बिछा है, और इतनी पब्लिसिटी, पूरा लाइव टेलीकास्ट आज तक इतना किसी को नहीं हुआ था जो आप लोग, ये सब जो है ये कारपोरेट की माया है। मैं आपसे पूछता हूं अली अनवर साहब, नीतीश कुमार भी जब दिल्ली आए थे, जब उन्होंने रामलीला मैदान से भाषण दिया था, उस वक्त मीडिया ने लाइव टेलीकास्ट किया था। नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं हुआ था, इतना नहीं, मैं देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ, लाइक तो होना चाहिए, इतना नहीं हुआ था। किसी का छोड़ दीजिए नीतीश कुमार जी, देश में किसी का नहीं, देश में किसी का नहीं। और ये मैं कहता हूँ, ये कारपोरेट की माया है, और ये बात खुलेगी, एक एक पैसा कितना खर्चा हो रहा है। दूसरी बात जो सुनिए, अब मैं आता हूँ मुद्दे पर। बोलिए। ये इनके पूरे भाषण में ये तो सिर्फ समस्या गिना रहे हैं, कोई उस समस्या का निदान क्या है, वैकल्पिक नीतियां क्या हैं इनके पास, इनका कोई तो इनके पास जिक्र है नहीं। समस्या गिना रहे हैं, सबको आता है, एक एक से बढ़िया अंदाज में समस्या का बिल्कुल बयान करने वाले लोग हैं। ये सही पॉइंट बिल्कुल आप उठा रहे हैं यहाँ पर अली अनवर साहब। मैं सुधांशु मित्तल साहब पर जवाब दूंगा। नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बिंदु है आपका दरअसल, कि अब नरेंद्र मोदी अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर नजर आ रहे हैं और उसी अंदाज में हर जगह भाषण दे रहे हैं, तो अब उन्हें सिर्फ समस्याओं की बात नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि उसका निदान भी सुझाना पड़ेगा। बीजेपी ने औपचारिक तौर पर शंखनाद कर दिया है और अगली लोकसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसके पहले माना जा रहा है जो रैलियां तमाम होनी है उसकी शुरुआत है। ये नरेंद्र मोदी ने आज हैदराबाद में लोगों को संबोधित किया, कई अहम बातों का जिक्र किया नरेंद्र मोदी ने आज के भाषण में, जोरदार अंदाज में उन्होंने भाषण दिया। एक खास बात जो रही उसमें उन्होंने कहा कि सरकार का मजहब होता है इंडिया फर्स्ट। अली अनवर साहब, आपसे बातचीत अधूरी रह गई थी ब्रेक के पहले जब मैं आपसे बात कर रहा था, आप ही से मैं समझना चाहूंगा, अगर नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि सरकार का मजहब एक ही होता है इंडिया फर्स्ट, तो अब नहीं लगता आपको कि मोदी अब सेकुलर हो गए हैं? कतई नहीं। आप सेकुलर कम्युनल की बात छोड़ दीजिए, उनको सारा जमाना सारी दुनिया जानती है।
उनका चेहरा सामने आते ही लोग समझ लेते हैं। लेकिन अब तो बदल गए हैं। आदमी क्या करता है इससे तय होता है, आदमी क्या कहता है इससे नहीं तय होता है। अभी सवाल है गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाने से, पानी पी पी करके बोलने से और हर दो एक सेंटेंस के बाद भाइयों और बहनों कहने से। अरे जनाब, समस्या का हल तो बताइए, क्या करेंगे? जो काला धन है पूंजीपतियों के पास जो है, और जो कहां से पैसा आएगा, बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी, आपकी आर्थिक नीतियां क्या हैं, ये तो बताइए। ये सब तो बताना समस्या का बखान करते जा रहे हैं। तो इससे इतना बेवकूफ नहीं है इस देश का युवा, वो सब कुछ समझता है। अभी तो कहिए तो चुनाव का समय है, तारा रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं, करके ला देंगे। ठीक है सुधांशु जी बोलिए। पहले तो अली अनवर साहब ने कहा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड का इसके पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। मैं थोड़ा इनका ही इतिहास बतला दूं कॉर्पोरेट वर्ल्ड का, जो शायद इनको भी ध्यान नहीं होगा। पहला राज्यसभा की टिकट नीतीश कुमार जी ने सत्ता में आने के बाद किंग महिंद्रा को दी थी, जिनका कि जेडीयू से तब कोई लेना देना नहीं था। वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के सरगना हैं। और सबसे पहले अगर नीतीश कुमार ने एक राज्यसभा दी थी, किसी राजनीतिक व्यक्ति को नहीं दी, किसी कार्यकर्ता को नहीं दी, किसी लीडर को नहीं दी, वो दी थी किंग महिंद्रा को। तो कम से कम आप तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात ना करा करिए। अब आगे चलते हैं। आप कह रहे समस्या गिना रहे समाधान। अरे गुजरात का शासन समाधान दिखाता है, उसका विकास समाधान का शासन। अखिलेश जी मैं शासन बताऊंगा। हाँ हर समस्या एक से हम गुजरात नहीं है मित्तल साहब, पूरा देश गुजरात नहीं है। अरे बोल तो लेने दीजिए, गुजरात पहले से धनी है। हुजूर बोल तो लेने दीजिए, उसके बाद जो आपको कहना बोलिएगा ना। दिक्कत यह है कि आप लोगों में इतनी भी पेशेंस नहीं है कि दूसरी बात को सुने। अब आगे चलिए। तो जहां तक समस्या और समाधान का है, एक होता बातें, एक होता है मैंने करके दिखाया। और जो वो करके दिखाया, भाजपा जब शासन में आएगी वो सारी चीज करके दिखाएगी। एक सुशासन देगी, एक भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देगी, एक सरकार देगी जो विकास की बात करती है। वो इनके अली अनवर साहब की तरह ये धन की राजनीति नहीं करेगी, वो विकास की राजनीति करेगी, वो देश की राजनीति करेगी। सुधांशु जी, जब अब बार बार सुशासन की बात करते हैं तो गुजरात में जो कुछ हुआ उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं सुशासन पर, कि सुशासन की क्या वही परिभाषा होगी जो आप लोग गढ़ेंगे? मुझे लगता है इस पर शक्ति जी जवाब देना चाह रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा शक्ति जी। हैदराबाद में अपनी रैली के दौरान गुजरात के सीएम नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर जमकर बरसे। भ्रष्टाचार, काले धन, विकास के साथ साथ कांग्रेस को चीन और पाकिस्तान के साथ संबंधों पर भी निशाना साधा गया। मोदी ने कहा कि सीमा पर चीन जिस तरह की हिमाकत कर रहा है और विदेश मंत्री चीन दौरे पर जाकर जिस तरह से वहां के शहरों की तारीफ करते हैं, यह डूब मरने वाली स्थिति है। बड़ी बयानबाजी करके भारत के विदेश मंत्री चाइना गए और चाइना में जाकर के चाइना के साथ उनकी इन जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। उसके बजाय हिंदुस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना में जाके बयान दिया कि बीजिंग इतना बढ़िया शहर है, मुझे यहां रहने का मन कर जाता है। डूब मरो मेरे देश की सरकार चलाने वालों। और जाकर के पाकिस्तान के मेहमानों को बिरयानी खिला रहे थे और कहते क्या है, ये प्रोटोकॉल है। मैं देश के नौजवानों को पूछता हूं, जो मेरे देश के जवानों के सर काट लें, क्या उनके साथ प्रोटोकॉल होता है? क्या मेरे देश के जवानों के सर काट ले उनका प्रोटोकॉल होता है? क्या ये हिंदुस्तान की जनता को उसकी पीड़ा पर, उसके गांव पर नमक छिड़कने का काम है कि नहीं है? शक्ति सिंह गोयल जी, आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। केंद्र सरकार की जो विदेश नीति है उसको लेकर तमाम सवाल पहले से खड़े होते रहे हैं और नरेंद्र मोदी ने भी आज आरोप लगाया है आप लोगों की सरकार पर कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर आप लोग समझौता कर रहे हैं।
देखिए अखिलेश जी, मैं सबसे पहले एक कैग का रिपोर्ट मैं भेज दूंगा आपके साथी के साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस देश की जनता को एक कैग का रिपोर्ट देखना चाहिए। गुजरात के मुख्यमंत्री के बारे में कैग ने लिखा है, पार्लियामेंट में कुछ आता है, कैग ने कह दिया, भगवान ने कह दिया, बीजेपी मानती है। कैग ने लिखा है कि गुजरात में एम्यूनेशन खरीदा नहीं है 17% से लेकर 100%, वायरलेस सिस्टम नहीं बिठाई, वेसल ट्रैकिंग सिस्टम नहीं रखी, जो बॉर्डर पे सी कोस्ट पे जो पुलिस चौकियां है खाली रखी, एटीएस में 100% क्लास 1 की जगह खाली है। शक्ति जी, और शक्ति जी, विदेश नीति दरअसल केंद्र सरकार का सब्जेक्ट होता है, उसमें आप गुजरात से कैसे तुलना कर रहे हैं? 2 मिनट मैं एक्सटर्नल अफेयर्स में आता हूँ। मैं अखिलेश जी, दिक्कत क्या है कि हम लोग इसका डिबेट का जो स्तर है ना, वो इतना गिरा रहे हैं कि इसमें करना ही बेकार है। एक्सटर्नल अफेयर्स बात जो है क्या हो रही है, बात देश के लिए जुड़ रही है, और ये लेके क्या बैठे हुए हैं? सुनिए, अरे और क्या अपना स्तर तो रखे ना। अच्छा, मैं आपका भाषण नहीं है अखिलेश जी, अगर यही सुनना है तो फिर किसी और को बुलाया करिए। लाहौर में जाके प्रदीप जी को सुन लेते हैं, सुधांशु जी, शक्ति जी। हम देखिए, उनका ये राजनीतिक अधिकार है कि वो नरेंद्र मोदी या अपने किसी भी राजनीतिक विरोधी का विरोध करें, उसकी निंदा करें, उसकी भर्त्सना करें, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, ये उनका अधिकार है। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए कि क्या ये नाकामी उनकी राज्य इकाई, उसके नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व की नहीं है कि जिस सरकार को वो इतनी निकम्मी बता रहे हैं, जो सुरक्षा का ध्यान नहीं रखती, जो विकास का ध्यान नहीं रखती, जो गरीबों, दलितों, बेरोजगारों की चिंता नहीं करती, उसको लोग 3-3 बार 2/3 बहुमत से चुनकर भेज रहे हैं। तो इसका मतलब कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो वहां नेतृत्व है, पार्टी का जो संगठन है, वो इतना निकम्मा है कि ऐसी निकम्मी सरकार को भी नहीं हटा पा रहा है। तो उनको अपने पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, इससे पहले कि वो विपक्ष पर या अपने विरोधी पर आरोप लगाएं।